क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और आज की क्लास में हम इस चैप्टर के फ्रॉम द लास्ट 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। पहले टॉपिक है सेल साइकिल और हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। देखो, सेल डिवीजन के हमारे स्टेजेस दे रखी है, हमें बताना क्या है करेक्ट सीक्वेंस। ये तो बहुत आसान है, आपको पता है। अगर मैं बात करूं तो हम सेल डिवीजन को हम एक तो इंटरफेस और दूसरा है हमारा माइटोसिस फेज, एम फेज या माइटोसिस फेज। तो एक्चुअल में सेल डिवीजन की स्टेज है वो होती है माइटोसिस फेज, लेकिन हमारा सेल ग्रोथ होती है और हमारा सेल क्या प्रिपेयर करता है हमारे सेल डिवीजन के लिए इंटरफेज में। क्लियर है? इंटरफेज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है जीवन फेज। जीवन फेज कौन सा होता है? गैप वन फेज। गैप वन फेज में क्या कहेंगे कि हमारा सेल ग्रो कर रहा है, ठीक है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, लेकिन हमारा डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। बाकी की ऑर्गेनेलीज है, मोस्टली जो ऑर्गेनेलीज है वो डुप्लीकेट करती हैं हमारे गैप वन में। जीवन फेज के बाद आता है बच्चे एस फेज। एस फेज में जिसको हम कहेंगे सिंथेसिस फेज। और ये सिंथेसिस वर्ड किसको डिनोट कर रहा है कि हमारा डीएनए सिंथेसाइज कर रहा है। मतलब कि हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए एक डीएनए से एग्जैक्टली जो दूसरी कॉपी बन रही है हमारे डीएनए की, दैट इज डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, वो कहाँ करता है? हमारे एस फेज में करता है, सिंथेसिस फेज में करता है। उसके बाद आता है G2 फेज, ठीक है। और G2 फेज क्या कहेंगे? गैप टू फेज।
गैप 2 फेज में हमारी क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी हमारे डुप्लीकेट करेंगे। और जो ट्यूबुलेंट सिंथेसिस है वो कहाँ होती है, हमारे गैप 2 फेज में होती है। जो माइटोसिस होने से पहले जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो कहाँ होती है, गैप 2 फेज में होती है। उसके बाद आता है बच्चे हमारा माइटोसिस फेज। ठीक है, अब देखो माइटोसिस को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक तो है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस बच्चे की हमारा जो न्यूक्लियर कंटेंट है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 से 2 में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कैरियो न्यूक्लियर कंटेंट काइनेसिस जो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। और जब हमारा न्यूक्लियर कंटेंट 2 में डिवाइड हो गया तो फाइनली होना क्या है, साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म अलग होगा। साइटोप्लाज्म 2 में डिवाइड होगा, वो कौन सी स्टेज होती है, साइटोकाइनेसिस। तो ये चीज क्लियर है। अब आप जल्दी से बता दो, सबसे पहले गैप 1 फेज, गैप 1 सबसे पहले आएगा ई, बी और डी ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है एस फेज, सी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो हमें यहीं से पता चल चुका है बी हमारा ऑप्शन है। लेकिन आगे देखो, गैप 1 गैप 2, गैप 1 फिर सिंथेसिस, उसके बाद क्या आएगा, गैप 2 आएगा, गैप 2। उसके बाद क्या आना चाहिए, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड होगा पहले, जिसमें कैरियोकाइनेसिस, और न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड होने के बाद हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, दैट इज साइटोकाइनेसिस। आंसर कौन सा सही हो गया, बी हमारा सही हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, Among eukaryotes replication of DNA takes place in, मैंने आपको बताया था अभी कि हमारा DNA रेप्लिकेट कौन से फेज में करता है, सिंथेसिस फेज में करता है, सिंथेसिस फेज। इसी को हम कहते हैं पोस्ट G1 फेज या प्री G2 फेज। ये हमारे सिंथेसिस फेज के एस फेज के ही नाम है। क्या ये चीज क्लियर, सिंथेसिस फेज क्योंकि डीएनए हमारा रेप्लिकेट कर रहा है, और सिंथेसिस फेज में एक और काम होता है, दैट इज सेंट्रियोल डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेशन। क्या ये चीज क्लियर है, दैट इज सिंथेसिस फेज डीएनए रेप्लिकेट करेगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेंगे। इन एनिमल्स, क्योंकि हमारे अगर मैं बात करूं प्लांट्स में तो होता ही नहीं है, हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होता है, तो हमारे सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, डीएनए अमाउंट डबल होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सेंट्रियोल्स, वो डुप्लीकेट करेंगे इन एनिमल्स। ये सब किस में हो रहा है बच्चे, एस फेज में हो रहा है। क्लियर है। अब मैं अगर बात करूं पोस्ट जीवन क्यों आया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन देखो, जीवन के बाद आता है एस फेज, तो पोस्ट जीवन हुआ, और G2 से पहले आता है तो प्री एस फेज, प्री G2 फेज। तो ये चीज क्लियर है। आंसर कौन सा है, एस फेज हमारा आंसर है। यहां पे मैं एक और चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। सपोज जीवन फेज में हमारा 2C कंटेंट था और 2N हमारा क्रोमोसोम नंबर था, दिस इज क्रोमोसोम नंबर। क्लियर है। तो एस फेज में क्या होगा, हमारा डीएनए रेप्लिकेट हुआ है तो डीएनए अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर आप समझोगे कि हमारा तो क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, सेम रहता है। इस चीज को समझेंगे क्यों। देखो इंटरफेज में हमारा जो डीएनए है वो एज ए क्रोमेटिन एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे ये क्रोमोसोम की कंडेंसेशन प्रेजेंट होती तो एस फेज में, जीवन फेज में कैसे एग्जिस्ट करता, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एक क्रोमोसोम है। अब इसका अगर मैं कहूँ रेप्लिकेट हो चुका है तो इसी कंडीशन को कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, एस फेज में हमारा क्रोमेटिन है, लेकिन अगर हम माने कि अगर क्रोमोसोम जैसी कंडेंसेशन होगी तो वो किस तरीके से होगी, ऐसी होगी। अब इसका डुप्लीकेशन हुआ है, रेप्लिकेट हुआ है, तो ये यहाँ पे एक और इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है, तो इस तरीके से। अब ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है, तो हमारा क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, लेकिन हमारा डीएनए कंटेंट क्या हो गया है, जैसे ये था, डीएनए कंटेंट डबल हो गया।
क्या ये चीज क्लियर है हमारे एस फेज को लेके? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। मैच लिस्ट 1 एंड 2, हमें मैच करनी है लिस्ट 1 और 2। तो एस फेज में बता चुकी हूँ क्या है, सिंथेसिस फेज है। एस फेज में होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एक किससे मैच हो गया है, फोर्थ से मैच हो चुका है, ठीक है। G2 फेज क्या है, गैप 2 फेज है, ठीक है। और उसमें अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा फेज है, देखो क्या सीक्वेंस थी, G1 S G2 और M फेज, क्लियर है। तो G2 किसके बीच में आया है, हमारे डीएनए सिंथेसिस या मैं कहूँ डीएनए रेप्लिकेशन और M फेज के जो बीच की स्टेज है वो कौन सी आती है बच्चे, हमारी G2 फेज आती है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं, देखो इसको हम एक बारी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। रुकिए, अब इसको डिवाइड करते और बताओ, ये हमारा G1 है, सपोज ये हमारा S फेज है। एक मिनट बच्चे, ये हमारा S फेज है, ये हमारा G2 फेज है और ये M फेज है, ठीक है। M फेज को हमने फर्दर डिवाइड कर लिया। अब आप देखो ये G1 है, ठीक है, ये S है, ये G2 है, उसके बाद शुरू हो गया है हमारा M फेज। M फेज में ये प्रोफेज, ये मेटाफेज, ये एनाफेज, ये टीलोफेज और ये हमारी साइटोकाइनेसिस, क्लियर है। ऐसी हमारी सेल साइकिल है। अब इसमें देखो, अगर मैं जीवन को लेके स्टेटमेंट बोलूं तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि दिस इज पोस्ट माइटोसिस। अगर माइटोसिस होने के बाद जो फेज आता है वो क्या है, जीवन है। एंड इट इज प्री डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस होने से पहले। तो जीवन के लिए क्या टर्म हो गई, पोस्ट माइटोसिस प्री सिंथेसिस फेज। तो जो हमारा ये देखो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन से पहली कौन सी फेज आती है, G1 फेज आती है। तो डी किससे मैच हो चुका है, थर्ड से मैच हो चुका है, क्लियर है। आगे देखिए, देखो क्यूसेंट स्टेज, क्यूसेंट स्टेज होती है बच्चे G0 फेज। G0 से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर G1 से हमारा एग्जिट कर गया है सेल तो वो किस में चला जाएगा, G0 में चला जाएगा। होगा क्या कि वो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, सेल ग्रोथ होगी, लेकिन क्या चीज है कि उसमें सेल डिवीजन को लेके कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए क्या कहते हैं, क्यूसेंट फेज कहते हैं, इसलिए उसको इनएक्टिव फेज कहते हैं। तो सी किससे मैच हो गया है, सेकंड से मैच हो गया। अब देखो G2 फेज, अब आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, कंफ्यूजन में आप क्या कहते हैं कि दिस इज M फेज और S के बीच का है, ठीक है, तो आप इसकी तरफ चले जाते, लेकिन इसमें लिखा है इनिशिएशन होने से पहले। तो इनिशिएशन होने से पहले तो G1 आता है, तो ये तो G1 का हो गया। और G2 में मैंने बताया था कि जो प्रोटीन्स या जो ट्यूबुलिन हमें M फेज से पहले चाहिए वो कहाँ पे, जो यहाँ पे प्रोटीन्स चाहिए वो कहाँ पे हमारे डिवाइड होंगे, कहाँ पे डुप्लीकेट होंगे, G2 में होंगे। तो हमारा G2 किससे मैच हो गया, फर्स्ट से मैच हो गया। तो आंसर कौन सा सही है, ये हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन देख लो। सेंट्रियोल्स अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, मैंने आपको बताया था कि एस फेज में होता क्या है, एक तो डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगी हमारे एस फेज में, दूसरा क्या है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन होता है। अब सेंट्रियोल हमारे प्लांट सेल, हायर प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होते नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, इन एनिमल्स सेंट्रियोल डुप्लीकेशन टेक प्लेस इन एस फेज, सिंथेसिस फेज। तो आंसर कौन सा सही है, बी हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लो। अ फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल। During interphase of mitosis, if the number of chromosome at G1 phase is 8, what would be the number of chromosome after S phase? देखो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी, ये G1 हो गया, S हो गया, ये G2 हो गया। G1 में अगर इन्होंने लिखा है कि 8 है,
क्रोमोसोम नंबर, और मैंने आपको बताया था एस फेज, और मान लो सम सी हमारा डीएनए कंटेंट, ठीक है। तो डीएनए कंटेंट तो एस फेज में आके डबल हो जाएगा, 2C हो जाएगा, लेकिन हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। तो एस फेज में भी हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है, जो G1 में था 8 क्रोमोसोम नंबर, तो हमारे एस फेज में भी क्या रहता है, 8 रहता है। आंसर क्या होगा, बी हमारा सही हो जाएगा। चीज है ये क्लियर है, जो मैंने बताया था, अगर क्रोमोसोम ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इस तरीके की हमारे दिखाई देगी। क्लियर है, यहाँ पे भी जैसे 2 है तो इधर भी 2 ही रहेगा, दिस इज फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज का हमारा एक फेज है G1 फेज, उसको लेके हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। क्या हमारी डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन G1 फेज में होती है? नहीं होती, वो किस में होती है, एस फेज में होती है। अगला स्टेटमेंट देखो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, कि हमारे जो सेल कंपोनेंट है वो हमारा क्या रहता है कि वो रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। पर क्या ये G1 फेज में होगा? नहीं, ये किस में होता है, एम फेज में होता है। एम फेज कौन सा है, हमारा माइटोसिस फेज है। आगे देखो, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। बिल्कुल G1 फेज में हमारा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो करता है, लेकिन डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। बिल्कुल सही चीज है, मैंने आपको बताया था G1 फेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, सेल ग्रो करेगा, एक्टिव रहेगा, लेकिन हमारा ना तो डीएनए रेप्लिकेट होगा, ना कोई सेल डिवीजन वाली एक्टिविटी होगी। तो सी स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे देखो, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, ये तो मैंने बताया था कि सेल डिवीजन को लेके कोई एक्टिविटी नहीं होती है हमारे G1 फेज में। तो डी भी गलत हो गया, आंसर कौन सा सही हो गया, सी हमारा सही हो गया। आगे चले, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल। देखो, कुछ सेल्स हैं जो हमारी सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती हैं एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। दिस इज कॉल्ड क्यूसेंट और G नोट फेज। दिस अकर एट द एंड ऑफ। अब देखो, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर ये है, सपोज दिस इज G1 एंड दिस इज S फेज। अब होता क्या है, G1 से S फेज में जाना चाहिए G1 S चेक पॉइंट से, ठीक है। लेकिन अगर हमारी सेल्स को सेल डिवीजन नहीं करनी है, वो क्या करेंगी, हमारी सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती हैं, और कौन से, यहाँ से हमारे G1 से एग्जिट कर जाएंगी और G नोट फेज में चली जाएंगी। G नोट फेज कौन सा होता है, क्यूसेंट स्टेज होता है, जिसमें हमारी सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। हमारी सेल्स डिवाइड नहीं करेंगी, लेकिन क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगी। तो ये होता कब है, अकर एट द एंड ऑफ G1 फेज। तो आंसर कौन सा सही है, बी हमारा सही है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, सेल्स इन G नोट फेज। तो अभी आया था कि G नोट फेज में हमारी जो सेल्स है वो क्या कर जाती है, इट एग्जिट द सेल साइकिल, ठीक है। जो हमारी सेल डिवीजन होनी थी, G1 S G2 जाना था, उससे उस सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती है और क्यूसेंट स्टेज में चली जाती है, G नॉट फेज में चली जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी हमारा सही ऑप्शन है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल को लेके करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। अब वो मैंने बताया था G1 S, फिर G2 और M में फिर 2 डिवाइड हो जाएंगी, और वापस से जो सेल बनी है वो फिर इसी G1 S G2 को फॉलो करेंगी। देखो, सेल साइकिल होती कुछ नहीं है, सेल साइकिल आर इवेंट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सेल टू द डिवीजन ऑफ द सेल, कि हमारी सेल बनी है, उसके बाद जब से वो डिवाइड नहीं कर जाती, उसके बीच में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, सेल साइकिल। तो आंसर कौन सा सही है, ए हमारा सही है। आगे चले, आगे देखो, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। हमारे बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है, देखो उसमें तो हमारी कोई भी हमारा क्रोमोसोम जैसी स्टेज एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे जो स्पिंडल फाइबर से हमारा जो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है वैसे नहीं होता, लेकिन हमारी जो सेल डिवाइड करती है डेट इज बाय फिशन,
और फिशन होने से पहले क्या हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा। तो आंसर कौन सा सही है? बी हमारा सही। ठीक है, उसको हम ऐसे एस फेज में एम फेज में डिवाइड नहीं करते हैं इन बैक्टीरिया। आगे चलें, आगे देखो, सेल ग्रोथ, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस। बहुत बार क्वेश्चंस आता है हमारे कि सेल ग्रोथ के टाइम पे जो डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? एस फेज में होती है। और इसको मैं दोबारा से आपको देखो फिट कर लेना, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, क्लियर है, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल्स, हमारा डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा आफ्टर एस फेज। एस फेज की वजह से हमारा डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए सिंथेसिस हो रही है, और हो कब रही है? एस फेज में, सिंथेसिस फेज में। क्या आपको ये चीज याद रहेगी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चंस इसके अराउंड ही घूमते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखो, when a cell has stalled DNA replication, which checkpoint should be predominantly activated? हमारे देखो, अगर मैं बताऊं कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए फॉक बनती है, अब वो स्टॉल्ड हो चुकी है, मतलब पॉज हो गई है, रुक गई है। अब हमारा डीएनए जब रेप्लिकेट हुआ ही नहीं, ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ तो क्या होगा कि हमारे दो चेक पॉइंट मेजरली काम करते हैं, एक तो G1 से S में, जो कि किस पे डिपेंड करता है कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, सही सेल ग्रोथ हुई है। उसके बाद आता है G2 to M। और अगर हमारी डीएनए रेप्लिकेशन ढंग से नहीं हुई है या हमारी रुक गई है तो G2 to M चेक पॉइंट क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, और सेल उसके आगे मूव नहीं कर पाता, मतलब सेल हमारी M फेज में मूव नहीं कर पाती। आंसर यहाँ पे कौन सा सही है? बी सही आंसर। ठीक है, आगे चलें, आगे देखो, as somatic cell that has completed S phase, ठीक है, एक सोमेटिक सेल है जिसने एस फेज कंप्लीट कर लिया है ऑफ इट्स सेल साइकिल, एज कंपेयर्ड टू गैमीट ऑफ द सेम स्पीशीज हैज। अगर गैमीट की बात करें उसके हिसाब से उससे क्या पूछा गया? एक तो अमाउंट ऑफ डीएनए और एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आ गया, हम एक चार्ट बने, G1 S G2, और अगर मैं गैमीट की बात करती हूँ तो मैं मियोसिस की बात करूंगी, तो आप यहाँ पे एक बारी गैमीट लिख लो। ठीक है, गैमीट। ठीक है, अब अगर गैमीट कही तो गैमीट के लिए हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड रहता है N। ठीक है, और सपोज उसमें डीएनए कंटेंट है C। ठीक है, अब गैमीट में N क्रोमोसोम नंबर है, C हमारा क्या है? डीएनए कंटेंट है। अगर हम बात करें गैमीट से लेके एक नॉर्मल सोमेटिक सेल की, तो सोमेटिक सेल क्या होती है? हमारी डिप्लॉइड रहती है, तो नंबर क्या हो गया? 2N हो गया क्रोमोसोम नंबर, और ये क्या है? डीएनए कंटेंट। अब ध्यान से देखना, हम अगर बात करते हैं कि हमारी सेल एक सोमेटिक सेल है, तो कंपेयर टू गैमीट उसमें क्रोमोसोम नंबर 2N होता है और डीएनए कंटेंट 2C होता है। क्लियर है ये चीज? देख लो, गैमीट हैप्लॉइड है, नॉर्मल बॉडी हमारी डिप्लॉइड है, सोमेटिक सेल। अब आगे देखो, मैंने बताया था कि एस फेज में क्या होगा कि हमारा डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, लेकिन हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेगा, तो 2N से हमारा 2N ही रहेगा। ठीक है, और G2 में हमारे डीएनए कंटेंट को लेके कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ना तो डिवीजन हुई है ना कुछ रेप्लिकेट हुआ है, तो इसमें चला जाएगा सेम 2N और यहाँ से 4C। ठीक है, अब इस चीज से कंपेयर करो कि कंपेयर टू गैमीट जहाँ पे N था तो हमारे S में क्या है? 2N, और जहाँ पे हमारा गैमीट C था हमारा डीएनए कंटेंट क्या है? 4C। क्या ये चीज क्लियर है? अब ये देखो, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही है। क्या ये चीज क्लियर है? आगे देखिए, अगर 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, क्या है? 2 टाइम्स हुए। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं, हमारा डीएनए कंटेंट 4 टाइम है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, ये भी गलत हो गया। तो क्या ये चीज क्लियर है? आंसर कौन सा है? ए हमारा सही है।
The next question we have is during which phase of cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C. अब देखो अगर इनिशियल अमाउंट कह रहे हैं 2C, ठीक है, तो 2C हमारा अमाउंट है, तो ये कब होगा बच्चे, हमारे जीवन में होगा, ठीक है, क्लियर है। अगर इसके बाद एस फेज में जाएं तो एस फेज में क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, और 4C के बाद हमारा जाएगा G2 फेज में, हमारा कंटेंट भी क्या रहेगा, 4C है, और 4C के बाद हमारा M फेज के बाद तो हमारा क्या रह जाता है, 2C हो जाता है, मतलब डिवीजन, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 4C कब है, एक तो S फेज में है और एक G2 फेज में है। यहाँ पे आंसर देखो, जीवन में तो क्या होना चाहिए था, हमारा 2C होना चाहिए था, M में हमारा 2C होना चाहिए था, जीवन में हमारा 2C होना चाहिए था। आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, ओनली G2 सही होगा। क्या ये चीज क्लियर है? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज में बच्चे होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन की मैं बात करती हूं तो मतलब क्या है, डीएनए कंटेंट डबल्स, बट क्रोमोसोम नंबर सेम, नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या सही है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, आंसर क्या है, ए ही हमारा सही है। लेकिन आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, नहीं, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाता है, नहीं होता है, द अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड, नहीं, आंसर यहाँ पे कौन सा सही है, ए हमारा सही है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलें, गिवन बिलो इज अ सिस्टमेटिक ब्रेकअप ऑफ फेजेस स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, देखो सेल साइकिल की स्टेजेस है, ऐसा ही डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंडिकेशन। अब इसमें पहले हम क्या करते हैं, लेबल कर लेते हैं खुद से, ठीक है। माइटोसिस के बाद क्या आना चाहिए, हमारा जीवन आना चाहिए, जीवन फेज। अगर हम कहते हैं नॉर्मली, हम कहते हैं कि हमारा कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा सेल ऐसा है, तो उसको देखो जीवन को लेके चलो, क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ग्रोथ ज्यादा सबसे होती है जीवन फेज में होती है, ठीक है। जीवन के बाद हमारी आती है डी, जो कि है एस फेज, तो डी क्या हो गया, एस फेज हो गया, हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो गया। अब इस रेप्लिकेशन के बाद हमारी अगली फेज आएगी G2 फेज, जो कि होते हैं गैप 2 फेज, प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया, ट्यूबुलिन बनेंगे, और क्या होगा कि हमारा क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी डुप्लीकेट हो जाएगा। मतलब क्या है, माइटोसिस से पहले जो प्रिपरेशन होनी है वो हो जाएगी G2 फेज में, ठीक है। अब देखो उसके बाद आती है माइटोसिस, माइटोसिस दो में डिवाइड होती है, ए क्या है हमारा, कैरियोकाइनेसिस, कि हमारा जो भी डीएनए कंटेंट है उसका जो डिवीजन होगा वो किस में होगा, कैरियोकाइनेसिस में होगा, और उसके बाद सी से किसको डिनोट कर रहे हैं, साइटोकाइनेसिस, कि हमारी कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या होनी है, साइटोकाइनेसिस होनी है। क्या ये डायग्राम क्लियर है, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस की यहाँ पे देखो 4 स्टेज दे रखी है, ए को किसमें 4 में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा होता है, प्रोफेज, ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट फेज होता है। उसके बाद होता है मेटाफेज, ठीक है। उसके बाद होता है एनाफेज, जो कि शॉर्टेस्ट फेज है, इसको हम डिटेल में करेंगे, और उसके बाद आता है टीलोफेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेक्ट लेबलिंग हो रखी है, ये देखो सी को लिखा है कैरियोकाइनेसिस, लेकिन सी है क्या, साइटोकाइनेसिस, तो ये गलत हो गया। ए को लिखा है साइटोकाइनेसिस, लेकिन ए क्या है, कैरियोकाइनेसिस है, गलत हो गया। बी को लिखा है मेटाफेज, लेकिन बी है क्या, एनाफेज, ये भी गलत हो गया। लिखा है डी सिंथेटिक फेज, एस फेज, आंसर कौन सा सही है, बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन यूकैरियोटिक सेल। अब देखो हमारे जो हिस्टोन है कब वो सिंथेसाइज करते हैं, हिस्टोन किसके साथ एसोसिएटेड है, डीएनए के साथ। कैसे, जब हमारा डीएनए क्रोमेटिन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है,
क्या है, जैसे न्यूक्लियोसोम बना रहा है, ये आपको याद है कि हमारा हिस्टोन के अराउंड रैप होता है डीएनए, हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड, और वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो हमारा जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है एस फेज में, तभी क्या होता है, हमारा एस फेज में हिस्टोन डुप्लीकेट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। तो आंसर कौन सा सही है, बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, इन द सोमेटिक सेल साइकिल, सोमेटिक सेल साइकिल को लेके ये बता दो इनमें सही कौन सा है। In G1 phase, DNA content is double the amount of DNA present in original cell। नहीं, मैंने बताया था अगर वो ओरिजिनल सेल की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, G1 की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो ओरिजिनल सेल क्या है, G1 में सेम अमाउंट ऑफ DNA रहेगा, तो गलत हो गया। DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, सही बात है। मैंने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन हमारा क्या है, किस में होता है, एस फेज में होता है। ये तो सही स्टेटमेंट है, आंसर हमारा सही है। आगे देखो, अ शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय लॉन्ग माइटोटिक फेज। देखो 95% हमारी जो सेल साइकिल है वो मोर देन 95% किस में होती है, इंटरफेज में होती है। तो मेजोरिटी अगर टाइम पीरियड की बात करें तो किस में होता है, इंटरफेज में होता है। G2 फेज फॉलोज माइटोसिस फेज, नहीं, माइटोसिस फॉलोज G2 फेज। क्या होता है, G1 S G2 और M। तो G2 के बाद M आता है, ना कि M के बाद G2। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर कौन सा हो गया, बी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अब बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35, हर 35 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। इफ अ कल्चर कंटेनिंग 10 की पावर 5 सेल्स, देखो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, 10 की पावर 5 सेल्स हो गई, ठीक है, पर ml, और ग्रो किया गया है 175 से। तो व्हाट विल बी द सेल कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट। हमसे पूछा गया 175 मिनट बाद। तो पहले तो ये कैलकुलेट करो कि 175 मिनट में कितनी सेल डिवीजन हो जाएंगी, और वो कैसे कि अगर हमारी सेल डिवाइड कर रही है, एक साइकिल हमारी 35 मिनट्स की है, इसी को ऐसे कर लो, 35 मिनट्स में एक डिवीजन हो रही है, ठीक है। तो एक मिनट में कितनी डिवीजन होगी, 1/35। यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा है, ठीक है। 35 मिनट में एक डिवीजन, एक मिनट में 1/35 डिवीजन। और अगर मैं बात करूं 175 मिनट्स में, तो 175 मिनट्स में कितनी डिवीजन होगी, 1/35 इंटू 175, ठीक है। अब इसको काटो, 5 से करे तो ये 7 आया, ये कितना आया, 3 और 5, ठीक है। और इसको देखेंगे तो 5। तो हमारी कितनी डिवीजन हो रही है, 5 डिवीजन हो रही है। क्लियर है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला होता है, अगर n इक्वल्स टू 10 की पावर 5 सेल्स है, तो आफ्टर 5 डिवीजन, अगर आफ्टर डिवीजन करेंगे 5, तो हमारा नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, n की पावर इंटू 2 की पावर डिवीजन। क्या इसको रब कर देती हूँ, अब देखो होना क्या चाहिए, n कितना है हमारा, n है हमारा 10 की पावर 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और पावर में क्या आएगी, डिवीजन आएगी। टोटल कितनी डिवीजन हुई है, टोटल हुई है 5, ठीक है। तो 10 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2, ये कैलकुलेट कर लो, यही चीज है, ठीक है। 2 4 8 16 32, तो ये क्या होना चाहिए, 32 इंटू 10 की पावर 5। आंसर कौन सा सही है, बी हमारा सही है। क्लियर है, यहाँ पे ये वाली चीज याद कर लो, इस तरीके से हमें निकालना आना चाहिए कि ओरिजिनल नंबर जो है उसको इनटू करके 2 की पार कर दो, डिवीजन कितनी हमारी सेल साइकिल हुई, कितना हमारा डिवीजन हुआ। इस तरीके से हम कितने हमारे टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं आफ्टर दैट डिवीजन, ये हमें पता चल जाएगा। क्लियर है, आगे चले, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे एम फेज के, जिसमें पहला क्वेश्चन देख लो, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। देखो अगर मैं एम फेज की बात करती हूँ, एक आता है प्रोफेज, मेटाफेज
एनाफेज और आता है टीलोफेज। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारा जो क्रोमोसोम कंडेंसेशन है वो हमारा किस में होगा, प्रोफेज में होगा। ठीक है, मतलब हमारे जो क्रोमेटिन से कंडेंसेशन हो चुका है क्रोमोसोम, ये स्टार्ट हो चुका है, मतलब कंडेंसेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट्स इन प्रोफेज, और हमारा कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है मेटाफेज में। कंडेंसेशन कंप्लीट का स्टार्ट माना जाता है मेटाफेज। और उसमें होता क्या है कि हमारे क्रोमोसोम मूव करते हैं इक्वेटर तक। हमारे बीच में एक इक्वेटोरियल प्लेट होता है जहाँ पे क्रोमोसोम्स वहाँ पे मूव करते हैं। और कैसे कि हमारा अगर ये क्रोमोसोम है तो इसके बाहर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, और उससे आके हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स इससे अटैच करेंगे और ऐसे मूवमेंट होगा और कहाँ पे जाएगा, मेटाफेज की प्लेट पे जाएगा। तो ये जो अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द काइनेटोकोर, ये हो कहाँ पे रहा है, हमारे मेटाफेज में रहे। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे हम देखते जाएंगे आगे कौन से स्टेज में कैसे हो रहा है। आगे देखो, Which one of the following never occurs during mitotic cell division? इनमें से कौन सी चीज सेल डिवीजन में नहीं होती है ये बताना है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, माइटोटिक सेल डिवीजन की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, बिल्कुल सही बात है, हमारी कंडेंसेशन तो होती है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, अभी मैंने बताया था कि मेटाफेज में हमारे स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच कर लेते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल, हमारे जो प्रोफेज में कुछ चेंजेस, प्रोफेज में जो हमारे कुछ इवेंट्स होंगे उनमें से एक इवेंट है कि जो सेंट्रियोल एस फेज के टाइम पे डुप्लीकेट हुआ था, अब वो क्या है, अपोजिट पोल्स में जाके मूव कर जाता है ड्यूरिंग प्रोफेज। तो ये हुआ कब, प्रोफेज में हुआ। और प्रोफेज में क्या हुआ कि हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर करने लग जाती है, हमारे जो गोल्जाई हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डिसअपियर करने लग जाते हैं फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो हमारे विजिबल नहीं रहते। ये सारे के सारे इवेंट्स कब हो रहे, प्रोफेज में हो रहे। और है लास्ट देखो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आपको लगेगा कि ये तो होता है, हमने पढ़ा है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, प्रोफेज में होता है, लेकिन ध्यान तो यहाँ पे बात माइटोटिक सेल डिवीजन की हो रही है। माइटोटिक सेल डिवीजन में होमोलोगस पेयरिंग नहीं होती, ये कब होती है, मियोसिस में होती है। और मियोसिस में भी बच्चे किस में, प्रोफेज 1 में। ठीक है, मियोसिस के क्वेश्चंस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, अब ये बस याद कर लीजिए। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। ध्यान दीजिए, माइटोसिस को लेके हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्लियर है, अब पहला देखो, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज। एनाफेज पे हमारी स्प्लिटिंग होती है ऑफ सेंट्रोमियर। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखो, ये हमारा क्रोमोसोम है जिसके पास 2 क्रोमेटिड हैं, ये हमारा सपोज कोई दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पे ये काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिससे हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हैं, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, अब मेटाफेज के टाइम पे हमारे जो क्रोमोसोम है वो अलाइन कर जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो एनाफेज में क्या होगा। एनाफेज में हम कहते हैं कि हमारा क्रोमोसोम यहाँ से स्प्लिट कर जाए। हमारा जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर कौन सा है, जहाँ से हमारे 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड है, यहाँ से हमारे स्प्लिट कर जाएंगे क्रोमेटिड्स। ठीक है, और क्रोमेटिड्स स्प्लिट कर जाएंगे, होगा क्या कि इस तरीके से हमारे, ठीक है, ये देखो हमारे ये ऐसे हमारा जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर गया है। ठीक है, और हमारे ऐसे मूवमेंट होगी एनाफेज की टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ठीक है, इसी चीज को ऐसे दिखाया गया। और दूसरी चीज लिखते हैं कि सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, तो हो तो गए, जो ये दोनों साथ में थे ये दोनों अलग तो हो तो गए। यही चीज है कि एनाफेज में होगा क्या, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, और हमारे जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे इन एनाफेज। क्या ये चीज क्लियर है?
आगे देखो, अगली स्टेटमेंट देख लो, ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज। बिल्कुल मैंने अभी बताया कि मेटाफेज में इक्वेटर पे हमारे अलाइन कर जाते हैं क्रोमोसोम, सही चीज है। स्प्लेंडर फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, गलत। और बताओ क्यों गलत? क्योंकि मैंने बताया मेटाफेज में हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो कहाँ पे अटैच है, ध्यान दो, हमारे इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर पे अटैच है, दैट इज काइनेटोकोर, और यहाँ पे लिखा है सीधा सेंट्रोमियर। तो ये तो क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। आगे देखो, क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टीलोफेज। बिल्कुल देखो, हमारे जो क्रोमोसोम कंडेंस हुए हैं प्रोफेज में, मेटाफेज एनाफेज पे जब वो अलग हो जाएंगे तो टीलोफेज पे डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी क्या हो गई, सही हो गई। आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो गया, हमारा सी सही हो गया। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस को लेके करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, ठीक है। पहले देखो कंडेंसेशन, बिल्कुल सब में कंडेंसेशन है, प्रोफेज में हमारी कंडेंसेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमारी कंडेंसेशन कहाँ होगी, प्रोफेज में होगी, और इसी में हम कहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करने लग जाती है, कहाँ पे, हमारे प्रोफेज में। उसके बाद आता है मेटाफेज, ठीक है। हम कहते हैं प्रॉपरली जब हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसइंटीग्रेट कर चुकी है, डेट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। मतलब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रही ही नहीं, तब क्या शुरू हो जाता है, मेटाफेज शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो कंडेंसेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली होगी, सही चीज है। कौन, मेटाफेज में। अब मेटाफेज में क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम कहाँ पे अलाइन कर जाते हैं, इक्वेटर पे अलाइन कर जाते हैं। और ऐसा कैसे होता है बच्चे, कि हमारे काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच करेंगे, इक्वेटर पे लेके आएंगे क्रोमोसोम को। तो नेक्स्ट ये सही है। उसके बाद एनाफेज में आपको मैंने बताया था, एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, ये लिखा है सेंट्रोमियर डिवीजन, मतलब ऐसे स्प्लिट कर गया। और सेग्रीगेशन, मतलब हमारे की सेग्रीगेशन हो गया क्रोमेटिड्स का अलग अलग, और उसके बाद आती है टीलोफेज। तो हमारा ए ऑप्शन ही सही है। बाकी ऑप्शंस की तरफ जाएं तो कंडेंसेशन के बाद लिखा है क्रॉसिंग ओवर, पर क्या क्रॉसिंग ओवर होती है माइटोसिस में, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। आगे देखो, कंडेंसेशन अरेंजमेंट एट इक्वेटर सेंट्रोमियर डिवीजन सेग्रीगेशन, हमारे ये भी सही हो सकता था, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, हमारा ए है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली भी लिखा है, तो ये हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अगर डी ऑप्शन की तरफ चले, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली और हमारा क्रॉसिंग ओवर, फिर से क्रॉसिंग ओवर आ गया, तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे चले, आगे देखो, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है बच्चे, दिस इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और इसका काम क्या है कि ये हमारे जो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग मैंने बताई थी उसमें हेल्प करता है, कि यहाँ से हमारा सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और हमारे क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिखा है, is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell if APC is defective in a human cell। अगर हमारा APC डिफेक्टिव हुआ, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो सेग्रीगेट नहीं होंगे, मतलब क्रोमोसोम हमारे क्रोमेटिड्स में ऐसे स्प्लिट नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे। तो आंसर ही देखो, क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंट होता है टुकड़े होना, नहीं, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, ऑप्शन भी हमारा सही, कि हमारे क्रोमोसोम ऐसे सेग्रीगेट नहीं होंगे, क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव नहीं करेंगे। अगर सी ऑप्शन में जाओ, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन वर्ड तो हमारा सीधा मियोसिस से है, ठीक है। क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, कंडेंस तो हमारे पहले ही हमारे कंडेंस प्रोफेज में होना शुरू हो गए थे, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी हमारा सही ऑप्शन हो गया। आगे चलो,
स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू। अब देखो यहीं पे ध्यान दो, देखो नीट 2016, कर्नाटका नीट 2013, 2011, 2000, कहाँ कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन कितना सिंपल सा है कि हमारे स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे अटैच होते हैं, हमारे काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं। आंसर यहाँ पे डी सही है। बताया था ना कि एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर हमारा जो सेंट्रोमियर के अराउंड प्रेजेंट है, वहां पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। और अगर मैं फेज, कौन से फेज में, मेटाफेज में। ठीक है, आंसर कौन सा है, डी हमारा सही है। गलती से भी हमारा ए ऑप्शन मत लगा देना कि हमारे सेंट्रोमियर ही तो है, वहीं से तो स्प्लिट हो जाती है। आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, ए लगा दोगे और अपने -5 करा लोगे। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में माइटोसिस हो रही है और उसमें पूछा है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि इनमें से कहाँ पे ये चीज नहीं होगी। ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होगा। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस कौन से फेज में होता है, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में होता है, तो ये तो होता है। स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और हमारे स्पिंडल फाइबर्स हमारे कहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे, हमारे प्रोफेज में बनना शुरू हो जाएंगे और अटैचमेंट हमारे मेटाफेज में होगी। साइनेप्सिस, ये वर्ड आप साइनेप्सिस माइटोसिस के टाइम पे नहीं पढ़ते। साइनेप्सिस होती है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो बच्चे ये कब होती है, हमारे मियोसिस में होती है ये चीज। मियोसिस में भी हमारी होती है प्रोफेज 1 के जाइगोटीन फेज में। ठीक है, तो ये तो नहीं होता। और यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम मूवमेंट। क्रोमोसोम मूवमेंट तो होगी हमारे जब क्रोमोसोम इक्वेटर पे आएंगे, एनाफेज में स्प्लिट होगी, अलग चले जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा सही है, बी सही है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देख लो। अ स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर। हमारे देखो एक फिगर में एक सेल डिवीजन की स्टेज शो की गई है। सिलेक्ट द आंसर विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो पहले तो बताओ आइडेंटिफिकेशन कर दो कि होता क्या इसमें। आइडेंटिफिकेशन में ध्यान दो कि ये वो स्टेज है कि हमारा कैरियोकाइनेसिस ऑलमोस्ट हो चुका है। क्या ये चीज क्लियर है कि हमारा कैरियोकाइनेसिस या तो लास्ट स्टेज में या तो ऑलमोस्ट हो चुका है। लेकिन इसमें भी ध्यान दो कि हमारा न्यूक्लियर एनवेलप बन रहा है। ठीक है, अपीयर किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज है, हमारी टीलोफेज है। एकदम एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है नीट में कि हमारी टीलोफेज दिखा रखी है। और टीलोफेज तो ये देखो बी या सी में से ही होगा। और उसमें कौन सा होगा, पहले बी देखो, लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म्ड येट। गलत, हमारे टीलोफेज में न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रिफॉर्म हो जाते। गलत हो गया। यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स, यही तो था। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्मेशन हो जाती है, रिसेंबली हो जाती है और गोल्जाई कॉम्प्लेक्स दोबारा बन जाते हैं। आंसर यहाँ पे सी सही है। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन में। A stage of mitosis is shown in the diagram. Which stage is it and what are its characteristics? पहले तो ये बता दो कि हमारी ये स्टेज कौन सी है। बच्चे ये स्टेज है हमारी मेटाफेज। क्यों, देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे दिखा रखा है कि हमारे जो क्रोमोसोम है एक इक्वेटोरियल लाइन पे आके अलाइन हो चुकी है। ठीक है, और ये कौन सी, हम किसको क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको प्रोफेज में दिखाते तो प्रोफेज में क्या होता कि हमारा न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट कर रहा होता है। ठीक है, और अगर हम और चीज देखें, ट्रांजिशन वाले डायग्राम में देखें तो हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे स्प्रेड हो चुके होते हैं वहां पे सेल में। ठीक है, वो अलाइन कर रहे होते हैं इन मेटाफेजिक प्लेट, पर यहाँ पे देखो हो चुका है। हो चुका है, ये क्या है दिखा रहा है, मेटाफेज दिखा रहा है। तो हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी होगा। ए में देखो स्प्लिंडर फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स, ये सही चीज है, स्प्लिंडर फाइबर अटैच करते हैं काइनेटोकोर से। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटेड सेपरेट, सेंट्रोमियर स्प्लिट कहाँ पे करता है, एनाफेज में करता है। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी की तरफ चलो। क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर
क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखो हमारे क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड के, देखो ध्यान से देखो, 1 2 1 2 इस तरीके से। यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, पर ऐसे क्या होता है कि हमारे इस तरीके से 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम पे, और वो कहाँ पे अलाइन किया है, हमारे इक्वेटोरियल प्लेट पे। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है? आगे चले अगले क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। माइटोसिस को लेके हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, गलत चीज है। क्रोमेटिड सेपरेट करता है एंड क्या करता है, मूव टू ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है, तो ये तो गलत हो गया। आगे देखो, क्रोमेटिड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन टीलोफेज। ध्यान दो, देखो टीलोफेज पे हमारे जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स पे जाते, डिकंडेंस होना शुरू कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है स्टार्ट मूविंग। हमारे क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पे कब मूव करना शुरू करेंगे, जब वो स्प्लिट होंगे, और कब होंगे, एनाफेज में। तो स्टार्ट मूविंग में क्या आएगा, एनाफेज आएगा, रीच मतलब पहुंच चुके अपोजिट पोल में, तब टीलोफेज आएगा। तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, पहचाना समझ रहे हो, वर्ड्स का खेल है, लाइन, स्टार्ट, रीच, सब इसी के अराउंड घूम रहा है। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। नहीं, हमारे प्रोफेज में हमारे गोल्जाई कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, डिसअपीयर हो जाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। Chromosomes move to the spindle equator and get aligned along the equatorial plate in the metaphase। सही बात है कि हमारे क्रोमोसोम मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अलाइन कर जाते हैं, ये तो सही चीज है। आंसर यहीं पे डी सही है, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी। अगले चले, अगला क्वेश्चन देख लो। ड्यूरिंग माइटोसिस ER एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर एट। हमारे माइटोसिस में ER और न्यूक्लियोलस बिगिन कब कर जाता है, देखो इसमें लिखा है कि हमारे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, तो आंसर तो आपको पता है कि या तो अर्ली प्रोफेज होगा या लेट प्रोफेज होगा, तो मेटाफेज का तो पहले ही काट दो। अब यहाँ पे मुश्किल स्टेप है कि हम अर्ली प्रोफेज की तरफ जाएं या लेट प्रोफेज की तरफ। अब देखो वही मैंने बताया था कि इसमें कह रहा है बिगिन किया है, लेट प्रोफेज तक तो हमारे ER और न्यूक्लियोलस दिखाई ही नहीं देते, डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है डिसअपियर होना शुरू किया है, तो आंसर कौन सा सही है, डी सही है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। Which stages of cell division do following A and B represent respectively? अब ये बता दो इनमें से ये कौन सा फिगर है। पहले ए की तरफ देखो, ए तो बहुत आसान है पहचानना। इसमें देखा जा रहा है कि हमारे ऐसे जो क्रोमेटिड्स हैं वो मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल्स में इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमारा लेट एनाफेज हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ध्यान दें, अगर ये क्रोमेटिड की जगह हमारे थोड़ा डीकंडेंसेशन दिखाते, हमारा क्रोमेटिन जैसी स्टेज दिखाते, तो हम टीलोफेज की तरफ समझते कि अपोजिट पोल में जा चुके हैं, लेकिन ये पहुंच रहे हैं, लेट एनाफेज है। ठीक है, तो ये तो सी होगा, सही है। आगे देखो, ये हमारी कौन सी स्टेज है, देखो हमें दिखा रखा है कि ये हमारे अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव किए नहीं है। हमारा जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है, हमारा क्रोमोसोम कंडेंस कर रहा है, और ये सब कब होता है, हमारे प्रोफेज में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, सी सही है। क्या आपने ए और बी पहचान लिया? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग precedes the formation of nuclear envelope during M phase of the cell cycle? देखो M phase of the cell cycle में स्टेटमेंट ए देखो, decondensation from decondensation होती है क्रोमोसोम की और रीअसेंबली होती है न्यूक्लियर लेमिना की, तो ए ही हमारा सही है। देखो हमारे, ध्यान दो, ये लिखा है कि न्यूक्लियर एनवलप होने से पहले, प्रीसीड्स मतलब उससे पहले क्या होता है, तो रीअसेंबली होने से, हमारा न्यूक्लियर एनवलप फॉर्मेशन होने से पहले हमारे न्यूक्लियर लेमिना की रीअसेंबली तो जरूरी है।
तो ए तो सही हो गया। और बात किसकी करें, टीलोफेज की, और टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम डीकंडेंस होता है। तो और अब बाकी देखें तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, तो ये तो हमारी साइटोकाइनेसिस का है, ये गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एंड फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट सेल प्लेट, देखो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग हमारी फरो बनती है एनिमल्स में, और सेल प्लेट बनती है प्लांट्स में, और होती कब है, साइटोकाइनेसिस के टाइम पे होती है, तो ये तो गलत हो गया। अब लिखा है ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम एंड रीअसेंबली, देखो ट्रांसक्रिप्शन नहीं, रेप्लिकेशन का तो हम एस फेज पे पहुंच जाते, पर ये भी हमारा गलत हो गया। टीलोफेज में ट्रांसक्रिप्शन होना ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन भी देखें तो मेजरली वो कब होता है, जीवन फेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, हमारा ए ऑप्शन सही है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन, इनमें से हमारा माइटोटिक स्पिंडल का प्रोटीन बताओ। यहाँ पे आ गया आपका सेल चैप्टर। सेल चैप्टर में आपने पढ़ा है कि स्पिंडल फाइबर्स किससे बनते हैं, कौन इसके फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है, डेट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किसका बना हुआ था, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ था, 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और माइक्रोट्यूब्यूल में हमारी यूनिट क्या होती है, ट्यूब्यूलिन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है बच्चे, हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे, बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में हमारे माइटोसिस के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा है। अब एक तो देखो माइटोसिस हमारी होती है सोमेटिक सेल्स में, उसमें भी कहाँ पे होती है, जहाँ पे हमारी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही हो, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हमारे मेरिस्टेम में होगी, और उसमें भी एक जहाँ पे रिपीटेडली होती है वो क्या होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। पुराने चैप्टर्स याद आ रहे हैं। और शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट टिप पे होती है, और रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट टिप पे होती है, ठीक है। तो हमारी ये आंसर क्या होगा, बी सही होगा। मतलब माइटोसिस कहाँ होगी, जहाँ पे बार बार सेल्स डिवाइड कर रही हैं, सोमेटिक सेल्स बार बार डिवाइड कर रही हैं। और ऐसे मेरिस्टेम तो हमने पढ़े हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट टिप में हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। आंसर बी हो गया। देखो लीफ टिप क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी जो ये है ये प्रेजेंट ही नहीं होती लीफ टिप पे। तो हमारा आंसर कौन सा अप्रोप्रिएट है, हमारा रूट टिप सबसे अप्रोप्रिएट है। क्लियर है, आगे चले। आगे देखो, माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन, इनमें से माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ इन्वॉल्व रहता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में नहीं, वहाँ पे तो एक्टिन और मायोसिन का रोल रहता है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर नहीं, हमारी मेम्ब्रेन किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है, नहीं हुआ। सेल डिवीजन, देखो सेल डिवीजन में रोल रहता है, कैसे रहता है, क्योंकि हमारे स्पिंडल फाइबर्स ही तो हेल्प करते हैं कैरियोकाइनेसिस में, और स्पिंडल फाइबर्स किसके बने, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने। तो आंसर कौन सा सही है, सी हमारा सही ऑप्शन। क्लियर है, आगे चले अगले क्वेश्चन पे, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल, 128 सेल्स बनाने के लिए हमारी कितनी माइटोटिक डिवीजन होंगी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं एक सेल से, एक सेल है हमारी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें क्या करना है, 2 की पावर डिवीजन, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर तो हम एक सेल से बात करेंगे फॉर अ सिंगल सेल, ठीक है। और 2 की पावर डिवीजन, 1 × 2 की पावर डिवीजन में कितने होंगे, क्योंकि हमें बनाने हैं 128। तो अगर देखो 5 से हमने क्वेश्चन किया था, तो 5 बार करने से कितने आ रहे थे, 2, 4, 8, 16 और 32। तो 5 डिवीजन होती हैं तो 32 रहते हैं। अगर एक और डिवीजन हो जाए तो क्या हो जाएगी, 64, ठीक है। 6 हो चुकी हैं, अगर 6 में एक और डिवीजन हो जाए तो कितने हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा है, 128 हमारा सही है,
ठीक है, हम ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको 2 4 6, हमें 2 4 8 16 इस तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें देखना है कितना हमारे नंबर पहुंचे हैं कौन सी सेल डिवीजन पे। पूरा पावर का खेल है, बहुत आसान मैथ्स है। यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, सी सही। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन हो रही है, मतलब माइटोसिस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर करती, देखो देखो प्रोफेज में तो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, तो डिसअपियर तो मेटाफेज में, एनाफेज में, यहाँ पे तो हमारी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर चुकी है, अपीयर कहाँ करने लग जाती है, टीलोफेज में अपीयर करने लग जाती है। आंसर यहाँ पे कौन सा सही है, ए सही है। ठीक है, आगे चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट, इनमें से ये बता दो हायर प्लांट में कौन सी चीज नहीं मिलती। आसान चीज है, मैं बता चुकी हूँ। देखो हमारे जो अगर प्लांट सेल की बात करें तो वहां पे सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, आंसर इसका ए है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं है तो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से बन रहे हैं, वो बन रहे हैं एमटीओसीज से। ठीक है, जो कि क्या रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जहाँ से हमारे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए सही है। आपको याद रखना है हायर प्लांट्स में हमारे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स में जैसे कुछ एल्गी में हमारे सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखो, सेल प्लेट तो हमारे प्लांट्स में बनती है, दैट इज फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट। साइटोकाइनेसिस की तरफ सेंट्रोमियर हमारा प्रेजेंट होता है, दैट इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और स्पिंडल फाइबर्स भी फॉर्म होते हैं, तो आंसर यहाँ पे ए सही। अगला क्वेश्चन देखो, कॉल्चिसिन इज इनहिबिटरी केमिकल, कॉल्चिसिन हमारा इनहिबिटरी केमिकल है, ठीक है, क्यों है, ये करता क्या है, इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। तो ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोक देता है। तो यहाँ पे देखो आंसर कौन सा हो गया, सी हमारा सही हो गया। और अगर मैं माइटोसिस की बात करती हूँ, तो अगर हमारे स्पिंडल फाइबर नहीं बना तो क्या होगा कि हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक ही तरफ चले जाएंगे, अगर एनाफेज में नहीं बनता है तो इसकी वजह से क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें इन्हें अलग करना था वो अलग हुए ही नहीं और वो एक ही तरफ चले जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आती है। ठीक है, अगर 2n सेल है तो वो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, क्योंकि हमारा डीएनए रेप्लिकेट हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन तो हुआ, लेकिन जो हमारी कैरियोकाइनेसिस थी, कैरियोकाइनेसिस नहीं हुई। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है, आंसर यहाँ पे सी सही है। आगे चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बेस्ट स्टेज टू व्यू शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनमें से बताओ कि कौन सी फेज है जो बेस्ट रहती है जिसपे हम शेप, साइज देखे, नंबर देखे, एंड डेट इज बच्चे मेटाफेज। क्यों, क्योंकि मेटाफेज पे हमारे क्रोमोसोम कैसे दिखाई देते हैं, थिकेस्ट दिखाई देते हैं, थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मोर क्लियरली विजिबल रहते हैं और उनकी स्टडी क्या है, इजी होती है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही है, बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, और आगे के क्वेश्चन हम मियोसिस से करने वाले, माइटोसिस के क्वेश्चन हम कर चुके, और मियोसिस क्या है, हमारी रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है बच्चे, एक रिडक्शनल डिवीजन है, डिवीजन। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ तो मियोसिस को हम दो में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 में हमारी स्टेजेस रहती है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, सॉरी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। क्लियर है, और इसमें लॉन्गेस्ट फेज होती है हमारी प्रोफेज 1, जिसके आगे की 5 सब स्टेजेस हैं, जिसमें पहली है लेप्टोटीन, उसके बाद आती है जाइगोटीन, उसके बाद आती है हमारी
पैकाइटीन, और उसके बाद होगी हमारी डिप्लोटीन, और उसके बाद होगी डाइकाइनेसिस। अगर मैं इसके बारे में छोटी शॉर्ट में डिटेल दूं तो देखो, लेप्टोटीन में हमारा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम शुरू हो जाएगा, कंप्लीटली नहीं होते लेकिन शुरू हो जाता है। जाइगोटीन में बच्चे होते हैं साइनेप्सिस, साइनेप्सिस, साइनेप्सिस होती है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। जो तो पेयरिंग हुई है तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयर हो गए तो बाईवेलेंट फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो बाईवेलेंट फॉर्मेशन हो जाएगी जाइगोटीन में, लेकिन वो क्लियरली विजिबल कब होते हैं, इन पैकेटिन। तो बाईवेलेंट फॉर्मेशन हो चुकी है हमारे जाइगोटीन में, लेकिन क्लियरली कब दिखेंगे, पैकेटिन में दिखे। और पैकेटिन बहुत इंपॉर्टेंट फेज है और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज की, वन ऑफ द, ठीक है, सबसे ज्यादा नहीं। क्यों वो ज्यादा लॉन्गेस्ट है लेप्टोटीन और जाइगोटीन से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होती है हमारी रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन कह लो या कह लो क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि हमारा एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड या क्रोमेटिन मटेरियल इन होमोलोगस क्रोमोसोम, एक से दूसरे में हमारा एक्सचेंज होता है, रिकॉम्बिनेशन होती है, कब होती है, पैकेटिन में स्टेज होती है। और इसी की वजह से हमारे जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मियोसिस में होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ पैकेटिन, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में हमारी जो पेयरिंग हुई थी, जो साइनेप्सिस हुई थी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था जाइगोटीन में, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ये कब होगा, हमारे डिप्लोटीन में होगा, क्लियर है। अब देखो इसको डायग्राम से अगर मैं समझाऊं तो ऐसे हमारे ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये बीच में बच्चे हमारे हो चुके हैं, इनमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से पेयरिंग हो चुकी है, ठीक है। हमारे कुछ प्रोटीन्स होंगे इसलिए इसको कहते हैं प्रोटीन्स, और डीएनए तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, पेयरिंग हो चुकी है, साइनेप्सिस हो चुके। फिर आता है पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज में क्या होता है कि हमारे सपोज ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पे बनेगी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। अगर मैं इसको एक अलग पेन से दिखा देती हूँ, रुको, शो करने के लिए, सपोज इसको मैं इस पेन से दिखा देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, क्लियर है। और उसके बाद क्या है, हमारी डिप्लोटीन स्टेज आएगी, जिसमें जहाँ पे ये पेयरिंग हो रखी है, ठीक है, वहां पे ये पेयरिंग डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं इस स्टेज पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये अटैच रहेंगे जहां से हमारी रिकॉम्बिनेशन हुई है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको कहते हैं चियाज्मा, क्लियर है। एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, चियाज्मा दिखाई देता है इन डिप्लोटी, क्लियर है। और उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में हमारे जहां पे रिकॉम्बिनेशन हुई थी वहां से अटैच है ना अभी भी हम होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन होगा क्या कि वो वहां से भी डिटैच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे डिप्लोटीन में टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मा शुरू हो जाता है और कंप्लीट होता है डाइकाइनेसिस में, दैट इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मा कंप्लीट्स इन डाइकाइनेसिस, क्लियर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डाइकाइनेसिस में देख लो, यहाँ पे देखो जो डाइकाइनेसिस है उसमें एक लास्ट में होगा क्या, ये देखो, ये हमारा एक होमोलोगस क्रोमोसोम था, ठीक है, इस पे हमारी यहाँ पे अगर हुई है रिकॉम्बिनेशन तो हमारा दूसरे क्रोमोसोम का कुछ मटेरियल इधर आ चुका है, और इसकी वजह से यहाँ पे एक ऐसे से दिखाई, क्लियर है कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दोनों में एक्सचेंज हो चुका है और ये दोनों क्या है, हम अलग हो चुके,
ठीक है, जो भी हमारी यहाँ पे पेयरिंग हो रखी थी, देखो ये पेयरिंग हो रखी थी हमारे जाइगोटीन में, पैकेटीन में, अब ये नहीं रही है, डिप्लोटीन में थी, डिप्लोटीन में सिर्फ वहां पे थी जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुई इस जगह पे, लेकिन हमारे डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो चुका है चियाज़मा का, दोनों अलग हो चुके हैं और हमारे जो एक्सचेंज हो चुके थे हमारे रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम हमें दिखाई देते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? इसके आगे भी हम आगे करते रहेंगे क्वेश्चंस के बेस पे। क्या ये शॉर्ट चीज क्लियर है? आगे चलें, आगे का क्वेश्चन देख लो। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, हमारी दो स्टेटमेंट्स दे रखी है। क्रोमोसोम, देखो ये क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे लिख लो, दिस इज क्रोमोसोम्स। become gradually visible under light microscope during लैप्टोटीन स्टेज। मैंने बताया था कि हमारे लैप्टोटीन स्टेज में कंडेंसेशन होने लग जाती है, तो हमारे जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाता है लैप्टोटीन में, तो स्टेटमेंट सही है। आगे देखो, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो कि ये कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या हो रखे थे, ये पेयरिंग हो रखी थी और यहाँ पे डिप्लोटीन तक तो हमारी हो चुकी है रिकॉम्बिनेशन, तो ये जो स्टेज थी यहाँ पे होने क्या लग जाता है, डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है। डिसोल्यूशन का मतलब है कि ये जो हमारी पेयरिंग थी ये हमारी ऐसे रिमूव होना शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, और वो सिर्फ वहां पे बची है जहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ था। तो यहाँ पे एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है और इसको कहते हैं बच्चे चियाज़मा। तो चियाज़मा कहीं भी दिखे तो वहां से समझ लेना डिप्लोटीन स्टेज की बात हो रही है। तो दोनों ही हमारी स्टेटमेंट सही है। आंसर कौन सा सही है? बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, देखो सब फेज ऑफ प्रोफेज दे रखी है और उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर दे रखे हैं। तो अगर मैं सबसे पहली स्टेज की बात करती हूँ लेप्टोटीन, अब लेप्टोटीन में क्या हुआ था कि हमारे जो क्रोमोसोम्स थे थोड़ा सा कंडेंसेशन शुरू हो चुका था, ठीक है, तो हमारे क्रोमोसोम्स लुक लाइक थिन थ्रेड्स, थोड़ी थोड़ी कंडेंसेशन शुरू हुई थी। बी किससे मैच हो, डी किससे मैच हुआ है, थर्ड से मैच हुआ है, ठीक है। जाइगोटीन में क्या हुआ था, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और उस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए क्या कहा था, साइनेप्सिस वर्ड दिया था। साइनेप्सिस में होगा क्या, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सी किससे मैच हो चुका है, फर्स्ट से मैच हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आई थी पैकेटिन। पैकेटिन में याद कर लो, पैकेटिन में होती है क्रॉसिंग ओवर, पैकेटिन में होती है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कैसे होगी, हमारे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। और एंजाइम की बात करो तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम आता है। क्लियर है? देखो रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। अब देखो डाइकाइनेसिस, बी किससे मैच हो चुका है, फोर्थ से मैच हो चुका है। अब देखो डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस के लिए देखो पैकेटिन तक तो पहुंच गए थे, उसके बाद आई थी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में हम कहते हैं कि हाँ हमारी डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना है, और टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मा कि जहां से वो रिकॉम्बिनेशन से भी जहां से अटैच थे वो भी डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मा शुरू हुआ है डिप्लोटीन में। लेकिन टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मा कंप्लीट कब होता है, दैट इज इन डाइकाइनेसिस फेज। तो ए मैच हो गया सेकंड से, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। क्लियर है? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। इनमें से ये बताओ मियोसिस में डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है। देखो ये तो आपको पता है कि एनाफेज में होता है, और यहाँ पे ऑप्शन एनाफेज 2 दे रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे एनाफेज 1 भी होता तो आप किसको चूज करते? देखो मैं बताती हूँ कि अगर मैं बात करती हूँ मेटाफेज 1 की, तो मेटाफेज 1 में हमारे ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे अलाइन हो जाते हैं, डबल मेटाफेजिक प्लेट बनती है, ठीक है, इस तरीके से। एनाफेज 1 में क्या होगा बच्चे, जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये यहाँ से ऐसे अटैच होके किसको सेपरेट कर रहे हैं, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट कर रहे हैं।
क्लियर है। लेकिन अगर एनाफेज 2 की बात करती हूँ, उसमें होता है हमारा एनाफेज 2 इज सिमिलर टू एनाफेज ऑफ माइटोसिस, उसमें होगा हमारा सेंट्रोमियर स्प्लिट। तो आंसर यहाँ पे डी है। एनाफेज 1 होता तो वो गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो रहे, ना कि क्रोमेटिड्स। आंसर डी सही है। आगे चले, करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, ठीक है। देखो, टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन इन लेप्टोटीन, नहीं, टेट्राड फॉर्मेशन लेप्टोटीन में नहीं होती है। बाईवेलेंट या टेट्राड फॉर्मेशन कब होती है? जाइगोटीन में होती है। लेप्टोटीन में तो कंडेंसेशन शुरू हुआ है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, हमारे एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, क्रोमेटिड सेपरेट कर जाते हैं, सही स्टेटमेंट है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ टेक प्लेस इन पैकेटिन, पैकेटिन में तो रिकॉम्बिनेशन होती है। टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट कहाँ हो जाती है? डाइकाइनेसिस में हो जाती है, ठीक है। तो गलत हो गया। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, बिल्कुल जो प्रोफेज में हमारी चीजें न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER जो हमारे डिसअपियर हुआ था वो वापस फॉर्म कर जाता है टीलोफेज में। तो डी हमारा सही है। आगे चलो, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स में हमारी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्या ये चीज सही है? देखो, मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ। देखो, अगर ये चीज मैंने बात करी, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो बच्चे, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ऑफ वन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है ऑफ अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो ये आपस में अगर हो रही है क्रॉसिंग ओवर, डेट इज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? गलत हो गई। हमसे पूछा था सही, सही हमारी बी और सही हमारी डी। आंसर कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। करेक्ट आंसर पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट्स। आगे चलें तो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक क्रोमोसोम की दोनों, दूसरे क्रोमोसोम की दोनों सिस्टर, और आपस में ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो कहाँ पे होगी हमारी क्रॉसिंग ओवर? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। आगे चलते, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ड्यूरिंग माइटोसिस। देखो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बच्चे कहाँ? जहाँ पे हमारी रिकॉम्बिनेशन हुई है। रिकॉम्बिनेशन के लिए दूसरा क्या बताया था? क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जो हमारा क्रोमेटिड सेगमेंट है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। और किन के बीच में? ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। तो ये क्या है? टर्मिनलाइजेशन नहीं, सिनेप्टोनिमल। तो ये पेयरिंग था पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम का। बाईवेलेंट तो हमारे दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में होते हैं। आंसर कौन सा सही है? डी हमारा सही है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मियोसिस को लेके इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। देखो, मियोसिस 2 में लास्ट में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। यही तो पढ़ा था, 2n से क्या हो जाता है? n हो जाती है, 4 बनती। तो ये तो सही है। 2 स्टेजेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये भी मैंने बताया था। मियोसिस 1 रिडक्शनल होती है, मियोसिस 2 सिमिलर होती है माइटोसिस की, जो कि इक्वेशनल है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ माइटोसिस 2, ये देखो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो, मियोसिस 1 हुई 1 और मियोसिस 2, तो यहाँ पे देखो हमारी कैरियोकाइनेसिस 2 फेज में हो रही है, लेकिन इसके बीच में जो इंटरकाइनेसिस फेज आता है, ठीक है, वहां पे देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है इनके बीच में, क्लियर है, सिर्फ एक बार डीएनए रेप्लिकेट करेगा और डिवाइड करेगा 2 बार, तभी तो 2n से n में गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1, हमारे मियोसिस 1 के प्रोफेज
1 के पैकेटीन में होती है हमारी रिकॉम्बिनेशन। तो डी स्टेटमेंट सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा था, सी ऑप्शन हो गया। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। इनमें से देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि हमारे मियोसिस में डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब होती है, हमारे एनाफेज में होती है। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, ठीक है, बता चुकी हूँ। आगे चले, आगे देखो, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज, मियोटिक प्रोफेज की 5 स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मा, टर्मिनलाइजेशन कब होता है बच्चे, हमारे डाइकाइनेसिस में होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी हमारा सही ऑप्शन हो गया। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टर्मिनलाइजेशन शुरू होता है डिप्लोटीन में, लेकिन हमारा कंप्लीट हो जाता है डाइकाइनेसिस में, और रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम मिल जाते हैं हमारे डाइकाइनेसिस से। डाइकाइनेसिस के अगर मैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताऊं, उनमें से कि हमारे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर गोल्जाई हमारे डिसअपियर कर जाते और स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। देखो एक था टर्मिनलाइजेशन, एक था डिसोल्यूशन। फिर से बनाती हूँ, ये देखो, अगर ये इस अलग अलग कलर से दिखाते हैं, ये हमारा होमोलोगस पेयर, ठीक है, यहाँ पे हमारी ये पेयरिंग कंडीशन दिखा दी, ये पेयर्ड है, ठीक है। पेयरिंग कब हुई थी, साइनेप्सिस हुई कब थी, हमारे जाइगोटीन में हुई थी। फिर हमारे पैकेटीन में हमारी रिकॉम्बिनेशन हुई, ठीक है, इसको लिख दिया जाइगोटीन। उसके बाद आए पैकेटीन, पैकेटीन में क्या बताया मैंने, रिकॉम्बिनेशन हुई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है कि हमारे जो साइनेप्सिस बना था उसका डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है। मतलब क्या कि ये जो पेयरिंग कंडीशन मैंने दिखाई थी, ये ऐसे डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और बचती कहाँ है, सिर्फ जहाँ पे हमारी रिकॉम्बिनेशन हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर दिखता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है, जो बताया था चियाज्मा। और ये कहाँ पे होता है, डिप्लोटीन में होता है। आंसर यहाँ पे सी हमारा सही हो गया, ठीक है। आगे चले, आगे देखो, मैच द फॉलोइंग करना है मियोसिस को लेके। अब ध्यान दीजिए, जाइगोटीन में क्या होगा बच्चे, साइनेप्सिस होगी। एक इससे मैच हो चुका है, फोर्थ से मैच हो चुका है, यहीं से आंसर मिल गया पहले से ही। जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, उसी को हम कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। पैकेटीन में होता है बच्चे हमारी क्रॉसिंग ओवर, या मैं कहूँ रिकॉम्बिनेशन, तो बी हमारा थर्ड से मैच हो गया, यहीं पे है। डिप्लोटीन में हमारी होती है बच्चे डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा, जिसकी वजह से एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, बनेगा क्या, चियाज्मा। सी का सेकंड हो चुका है। और डाइकाइनेसिस में होता है हमारा टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मा, डी का फर्स्ट हो चुका है। आंसर है यहाँ पे बी का, बी ऑप्शन हमारा सही हो चुका है। क्लियर है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस विच बिटवीन विच क्रोमेटिड्स इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में कहाँ पे हमारी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड्स हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ हमारा जेनेटिक मटेरियल, दैट इज इन पैकेटिंग स्टेज। तो हमारा ऑप्शन देखो बी से ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने बताया था कि होता किसमें, बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो बी ऑप्शन सही है। बताया था ना कि हमारा कहाँ पे होगा रिकॉम्बिनेशन, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगा। यहाँ पे लिखा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, गलत चीज, बी क्या है, सही है, ठीक है। आगे करें, आगे देखो, the stage which during which separation of paired homologous chromosome begins। देखो हमारे paired homologous chromosome सेपरेट होना शुरू हो गए हैं। कैसे, हमारे जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होना शुरू हो चुका है,
और हमारा टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। ये सब कहाँ पे होता है? डिप्लोटीन में होता है। और डिप्लोटीन को लेके क्या मैंने ये चीज़ बताई कि हमारी लॉन्गेस्ट हो सकती है, जैसे कि उस साइड में ये मैनी ईयर्स तक हमारी स्टेज एग्जिस्ट करती है। तो बी हमारा यहाँ पे क्या है? सही है। आगे चले, आगे देख लो। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कौन सी फेज में होती है? डेट इज इन पैकाइटीन स्टेज में हमारी क्रॉसिंग ओवर होती है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है मियोसिस की। ठीक है, बताते, बहुत आसान चीज है। सबसे पहले होगा क्या कि हमारे पहले तो हमारे कंडेंसेशन होगा लेप्टोटीन में, वो तो दे नहीं रखा है। उसके बाद क्या होती है? साइनेप्सिस होती है। तो पहले तो यहाँ पे साइनेप्सिस होगा कब? जाइगोटीन में। जाइगोटीन के बाद कौन सी स्टेज आती है? पैकेटीन आती है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो हमारे सेकंड के बाद कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। इनमें से कोई आंसर सही होना चाहिए। पैकेटीन के बाद क्या आती है? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि डिप्लोटीन में, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद आता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मा, जो कि होता है डाइकाइनेसिस में। तो इसके बाद आएगा सेकंड के बाद आएगा हमारा थर्ड, और डाइकाइनेसिस में ही बाद में डिसअपीयरेंस होता है न्यूक्लियोलस का। तो यहाँ पे उसके बाद आएगा फोर्थ। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब आप कहीं गलती से ये तो नहीं कर दोगे सबसे पहले डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस? आप समझोगे कि जैसे प्रोफेज की शुरुआत में हम कह देते डिसअपीयरेंस होना शुरू हो जाता है, तो हम प्रोफेज 1 के पहले में डिसअपीयरेंस लिख देंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन डी कर देंगे। आंसर कौन सा? डी सही है। आगे चलिए, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें, कॉलम मैच करने हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हमें मैच करना है। हमें सिंपल सी चीज़ है, हमें स्टेजेस को उनके फीचर से मैच करना है। साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो साइनेप्सिस कब होती है बच्चे? हमारे जाइगोटीन में होती है पेयरिंग। तो ए किससे मैच हो गया? 2 से मैच हो गया। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, देखो हमने सेल साइकिल की स्टेजेस पढ़े थे, G1 S G2, और G2 में क्या होता है? हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, आरएनए, हिस्टोन्स, और क्या होता है G2 में? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डुप्लीकेट करते हैं। तो बी किससे मैच हो गया? हमारा G2 से मैच हो गया है। तो बी किसका हो गया? थर्ड से हो गया। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, देखो रिकॉम्बिनेज एंजाइम मैंने बताया था। रिकॉम्बिनेज क्या है? रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। और रिकॉम्बिनेशन कब होती है? हमारे पैकाइटीन स्टेज में होती है। तो सी फिफ्थ से मैच हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट। सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं हुआ, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ चले गए। ये मैं बताई थी, ये कब होता है? एनाफेज 1 में होता है। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल चुका है, डी हमारा सही आंसर निकल चुका है। सही चीज है। आगे चले, आगे देखो, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज, देखो फिर से आ गया रिकॉम्बिनेज। कौन से में? हमारे रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। और रिकॉम्बिनेशन कब होता है? हमारी पैकेटीन स्टेज में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो चुका है। आगे चलते हैं, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप हो चुके हैं। अभी मतलब क्या है कि देखो होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो ये एक क्रोमोसोम है, इसका ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। दिस इज होमोलोगस पेयर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हमारे कंडीशन कैसे होगी? देखो कि एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दूसरा, पेयरिंग हो चुकी है इनके बीच में, समझो ऐसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये आपस में बच्चे ये क्या बनाते हैं? ये बाईवेलेंट बना लेते हैं, बाईवेलेंट। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन कैसे घूम के आता है आपके पास कि सपोज आपके पास 24 क्रोमोसोम है इन सोमेटिक सेल। ठीक है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ बाईवेलेंट्स कितने होंगे? तो डेट विल बी, जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉयड में, डेट डिवाइड बाय 2। तो हमारे कितने होंगे? 12 बाईवेलेंट्स होंगे।
ठीक है। अगर हमारा 2n24 है तो बाईवेलेंट क्या होगा, उसका हाफ हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? समझ लो कि अगर 24 क्रोमोसोम है मतलब 12 हमारे होमोलोगस पेयर है और होमोलोगस पेयर बना के एक बाईवेलेंट बना रहा है, तो यहाँ पे देखो आंसर तो ए सही हो गया और हमें बाईवेलेंट निकालने का पता भी चल गया। आगे चलो, आगे कह रहे हैं ड्यूरिंग मियोसिस 1 द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट। मियोसिस 1 में हमारे क्रोमोसोम पेयरिंग शुरू कर देते हैं और ये कब होता है, हमारे जाइगोटीन में होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। स्टार्ट पेयरिंग, पेयरिंग की बात कर रहे हैं, साइनेप्सिस की बात कर रहे हैं। साइनेप्सिस देखो यहीं से देख लो, याद कर लो, साइनेप्सिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ बाईवेलेंट या फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, लेकिन वो विजिबल कब होगा, जब पैकेटिन स्टेज होगी। क्लियर है? फॉर्मेशन का वर्ड आए तो जाइगोटीन लगाओगे, फॉर्मेशन ऑफ बाईवेलेंट या फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। आगे चलो, आगे देखो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग। देखो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे रिकॉम्बिनेज का काम क्या है, रिकॉम्बिनेशन का काम है। और रिकॉम्बिनेशन कब होता है, हमारे प्रोफेज 1 में होता है। कौन सी स्टेज पे, पैकेटीन स्टेज पे। वही जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बताई थी, वहीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वही चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। शब्द देखो कि स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन, रिजोल्यूशन, ये वर्ड्स पे ध्यान से जाओ कि हमारे टेट्राड बन हमारे जाइगोटीन में रहा है, प्रतीक हमारा पैकेटीन में रहा है। तो आप एक ऐसा चार्ट बना लेंगे, आप उसमें ये क्लियरली चीज़ लिख लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलो, the given figure is the representation of certain event at। देखो ये क्या चीज, क्या ये ऐसा दिखा रहा है कि हमारे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है। देखो इसका यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे आ गया, तो ये रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। और रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है, पैकेटीन स्टेज में होता है। पैकेटीन कौन सी स्टेज होती है, प्रोफेज 1 की सब स्टेज होती है। तो आंसर कौन सा सही है, प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस। तो अगर बाकी ऑप्शन देखो, माइटोसिस में तो होता ही नहीं है हमारे रिकॉम्बिनेशन, और होता कब है, प्रोफेज 1 में होता है ऑफ मियोसिस 1। आंसर ए सही है। आगे चले, आगे क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatids remain associated at the centromere। ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं। ये अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है, मेटाफेज पे है, तो हमारे क्या होता है कि इनसे हमारे क्रोमोसोम ऐसे अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। और ये हमारे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे। और ये होगा कब, एनाफेज 1 में, एनाफेज 1 में। और ध्यान से देखो कि हमारे एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है, लेकिन क्रोमेटिड तो साथ ही जा रहे हैं। यही तो लिखा है कि क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। तो आंसर क्या हो गया, एनाफेज 1 आ गया। आगे चले, साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन। साइनेप्सिस बताओ किनके बीच में होती है, मैंने बताया था साइनेप्सिस होती है पेयरिंग ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, सी सही हो गया। ठीक है, आगे चले, आगे देखो, when paternal and maternal chromosomes change their material, होमोलोगस क्रोमोसोम में ये तो आप समझते हैं ना कि अगर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका ये दूसरा पेयर है, तो अगर याद करो, देखो होता क्या है कि एन हमारे गैमीट्स होते हैं, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, ये आके फ्यूज करते हैं, 2n बनाते हैं। तो एक्चुअल में है क्या कि एक हमारा क्रोमोसोम मेल से आया है, हमारे मेल पेरेंट से आया है, एक हमारा फीमेल पेरेंट से आया है। तो एक को हम कहते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, एक को पैटर्नल क्रोमोसोम, और ये मिल है क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सचेंज कर लेते हैं। ये होता कब है, हमारी क्रॉसिंग ओवर हो, हमारे रिकॉम्बिनेशन हो, इसी को तो कहते हैं चेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज डी। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी सही हो गया। ठीक है, आगे चले, आगे देख लो, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ मियोसिस। देखो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ये कहती है कि मियोसिस क्यों जरूरी है हमारे इवोल्यूशन के लिए।
मैं बता देती हूँ पहले। देखो मियोसिस 1 में अगर याद करो प्रोफेज 1 में पैकाइटिन स्टेज की मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उनके मटेरियल चेंज हुए, कुछ जीन्स इस क्रोमोसोम पे थे, कुछ इस पे, मतलब जीन सेम थे, एलील्स अलग थे, तो हमारा एक्सचेंज हो गया है, जिसकी वजह से क्या है डिफरेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनती है, और वो बाद में जाके हमारे अलग अलग गैमीट का अलग अलग जेनेटिक मेकअप रहता है। इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ तभी तो हमारे डिफरेंट टाइप के हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट बना है, जीनोटाइप डिफरेंट हुआ है सारे गैमीट्स का, और वो अलग गैमीट से हमारे फ्यूज कर जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या है जनरेशन टू जनरेशन हमारे वेरिएशंस आते हैं। तो वेरिएशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, इम्पॉर्टेंट मेथड कहें, डेट इज रिकॉम्बिनेशन, और ये होता है किसमें? मियोसिस 1 में, पैकाइटिन में होता है। आंसर यहाँ पे कौन सा सही है? बी सही है। आगे चलो, मियोसिस 2 परफॉर्म्स। मियोसिस 2 बच्चे देखो, मियोसिस 1 में तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं कि हमारे साइनेप्सिस होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, डिसोल्यूशन होगा, और हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। मियोसिस 2 से याद कर लो, इसके जो इवेंट्स होते हैं डेट इज सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होगा? नहीं, वो तो होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं एक्स और वाई, ये तो सेपरेट हो चुके हैं। कहाँ पे? मियोसिस 1 में हो चुके हैं, उसमें भी एनाफेज में हो चुके। सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मैंने बताया था इंटरकाइनेसिस में हमारे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वही तो चीज है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस 1 में होगी, एनाफेज 1 में होगी, तो ये भी हमारा गलत है। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था कि हमारा क्रोमेटिड सेपरेशन होता है माइटोसिस में और मियोसिस 2 में। कहाँ पे? एनाफेज 2 में, या माइटोसिस के कहें एनाफेज में क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। ऑप्शन डी सही है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, क्योंकि लास्ट 30 ईयर्स के हम सेल साइकिल के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, और आसान क्वेश्चन थे, हमारी कुछ स्टेटमेंट्स थी, कुछ हमारी कंसेप्ट थे जो डायग्राम से हमें समझ लेने हैं, और हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहने। आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन देखो, मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स इन। अगर हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बनते हैं, यही तो था। अगर हम 2n मेगास्पोर मदर सेल की बात करें तो उससे n मेगास्पोर बनता है, और मेगास्पोर गैमीटोफाइट बनाएगा और उससे हमारे गैमीट बनेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, और अगर सीधे हम गैमीट की बात करते हैं, जैसे कि हम अब बात करते हैं कि ह्यूमंस में भी हमारे स्पर्म कैसे बनते हैं? हमारी मियोसिस से, तो ये तो सही है। रिडक्शन इन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल, मियोसिस से क्या होता है 2n से n हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन होता है कैसे? हमारे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा डी सही ऑप्शन है। आगे चलो, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैमीट इज फाइनली डिसाइडेड। देखो, फाइनली डिसाइडेड कब हो जाता है हमारा जेनेटिक रिकॉन्स्टिट्यूशन? अभी तक जब भी मैं जेनेटिक रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही थी, जेनेटिक मेकअप की बात कर रही थी, मैंने आपको रिकॉम्बिनेशन बताया था। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन आप समझोगे कि प्रोफेज 1 में तो हो जाता है, तो मेटाफेज 1 सही हो जाना चाहिए। लेकिन आप ध्यान दो, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो ये अगर होमोलोगस क्रोमोसोम, सपोज यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, और एक दूसरा होमोलोगस पेयर है जहाँ पे ये स्मॉल आर कैपिटल आर, तो हमारे कैसे हो सकता है कि ऐसे डिवाइड करते वक्त हमारा कैसे टी आर एक साथ चला जाए और स्मॉल टी कैपिटल आर एक साथ चला जाए? या ये कंडीशन इस तरीके से भी हो सकती है कि सपोज ये हमारे दूसरी कंडीशन में दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल आर, तो
हमारे इसमें कैपिटल टी कैपिटल आर एक साथ चले जाए, स्मॉल टी स्मॉल आर एक साथ चले जाए, तो ये दो कंडीशन हो सकती है ना। और ये डिसाइड कब हो रहा है, जब हमारे एनाफेज में हमारे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं। तो आंसर इसका क्या सही होगा, हमारा जेनेटिक मेकअप कब डिसाइड हो रहा है, एनाफेज में डिसाइड हो रहा है कि हमारे कैसे हमारा रिकॉम्बिनेशन भी हो चुका है, और रिकॉम्बिनेशन में हमारे कौन सा क्रोमोसोम कौन से गैमीट में जा रहा है, कैसा हमारा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, दिस ऑल डिसाइडेड इन डी, एनाफेज 1। ठीक है, आगे चले। मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म, मियोसिस ऑर्गेनिज्म में होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो देखो एकदम क्लोन बनाएगा, गलत है, बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, आंसर कौन सा है, ए सही है। आगे का क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 के एनाफेज में होते क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या सही है, ए सही है, मैंने बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर जाएंगे। ठीक है, और एनाफेज 2 होता है तो क्रोमेटिड सेपरेट कर जाते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता। आगे का क्वेश्चन देखो, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, माइटोसिस देखो है क्या बच्चे, हमारी इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन। इसमें अगर मैं कहूँ कि हमारी पेरेंटल सेल एन है और उसमें माइटोसिस हुई, तो हमारे जो दो सेल्स बनी है वो आपस में भी सेम होंगी, उनका क्रोमोसोम नंबर आपस में भी सेम होगा और सेम होगा हमारे पेरेंटल से, तो कोई डिफरेंस नहीं होता इन क्रोमोसोम नंबर एंड जेनेटिक मेकअप। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा, इक्वल डिवीजन होगा हमारा। क्लियर है, यहाँ पे कौन सा सही है, बी सही है। बाकी ऑप्शंस देखो, बाकी ऑप्शंस में कह रहे हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस नहीं, रिडक्शन नहीं, रिडक्शन नहीं, आंसर कौन सा सही है, आंसर हमारा बी सही हो गया। ठीक है, आगे चले, आगे देखिए। अब बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ, देखो बाइवेलेंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि सपोज ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, पेयरिंग हमारी है, तो क्या होगा कि ये हमारा एक होमोलोगस पेयर है, होमोलोगस पेयर। ठीक है, तो इसमें कितने क्रोमेटिड्स हैं, 3 4, देखो 1 2 3 4, तो कितने क्रोमेटिड्स हैं, 4 क्रोमेटिड्स हैं, और कितने सेंट्रोमियर्स है, 1 सेंट्रोमियर 2 सेंट्रोमियर, तो 2 सेंट्रोमियर्स हैं, आंसर कौन सा सही है, सी हमारा सही है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट, जो सेल्स हमारी डिवाइड नहीं कर रही है, मैं बता चुकी थी जो सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं वो जीवन से एग्जिट कर जाती हैं और किस में एंटर कर जाती है, जी नॉट फेज में एंटर कर जाती है, और इसको कहते हैं क्यूसेंट फेज। ठीक है, तो आंसर सी हो चुका है हमारा, डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखेंगे, Which of the following events listed below is not observed during mitosis? इनमें से ये बता दो माइटोसिस में क्या नहीं होता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है बच्चे हमारे प्रोफेज में, बिल्कुल होता है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू अपोजिट पोल, बिल्कुल मूवमेंट होती है सेंट्रियोल्स के अपोजिट पोल में, और कहाँ पे, प्रोफेज 1 में ही। अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स ज्वाइन टुगेदर एट सेंट्रोमियर, देखो ये इससे आप कंफ्यूज मत हो ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें, कि देखो 2 क्रोमेटिड्स बनते हैं और सेंट्रोमियर पे अटैच्ड होते हैं, ऐसा ही तो क्रोमोसोम दिखाई देता है मेटाफेज में, और ऐसा होता है हमारे माइटोसिस में, ये भी सही है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर हमारी मियोसिस 1 में होता है, मियोसिस 1 में भी पैकाइटिन से होता है, तो आंसर डी हमारा सही हो गया, पूछा था नॉट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, आगे चले, आगे देखो, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस, मियोसिस को लेके रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। पहला देखो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है, साइनेप्सिस जाइगोटीन में होती है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं हमारे मियोसिस 2 के बाद। एट द एंड ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस टू हाफ, 2n से क्या हो जाता है, n हो जाता है, ये भी पढ़ा है। 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन की सिर्फ 1 साइकिल, लेकिन डिवीजन 2 बार, तो डी सही है, रॉन्ग पूछा था हमसे। आगे चलो,
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीवन, जीवन को लेके करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नहीं, सेल ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, लेकिन डिवीजन को लेके कोई एक्टिविटी नहीं है, इसलिए रेस्टिंग फेज मानते हैं, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, सही बात है, हमारा डीएनए रेप्लिकेट कौन सी स्टेज में करता है, एस फेज में करता है, सिंथेटिक फेज में करता है। तो हमसे करेक्ट पूछा था, पी सही है। आगे देखो, सेल स्टॉप्स ग्रोइंग ना, सेल तो ग्रो कर रहा है। इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोल, हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स बिल्कुल बनते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा है, बी हमारा सही, सॉरी, इट इज अ नॉट फेज ऑफ सिंथेसिस, हमारे बनते हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत होगी, पूछा हमसे करेक्ट है, तो बी सही हो गया। आगे चले, दिस इज ऑल इट, यही थे हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और हमारे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम आवर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमने पूरी प्रैक्टिस कर ली है, हमने सारी स्टेजेस समझ ली हैं, हमने प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस भी क्लियर हो चुकी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, और हमें सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी पता चल चुके हैं। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।